जंजवार की टीम आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है। जंजवार का विशेष कार्यक्रम गांव के बुद्धिजीवी। कोरोना काल के बाद गांव की जो स्थिति है, जो बदहाल स्थिति है, क्या स्थिति है, किस तरीके का संकट गांव में है, गांव से पलायन करके गए जो शहरों में मजदूर थे, जो वापस आए हैं, आज इस विषय पे हम लोग चतुरानंद ओझा जी से बात करेंगे। चतुरानंद ओझा जी, कोरोना काल में उसके बाद से गांव की क्या स्थिति है? देखिए, कोरोना काल में हमारा गांव अपने आप में काफ़ी अलग तरह से सुरक्षित महसूस करता रहा है। वो चाहे जो भी जितना बड़ा संकट आया हो, लेकिन गांव की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था ने जो कम से कम खर्चों में अपने को संचालित करने और ढेर सारे खर्चों को कम कर देने का जो एक कार्यक्रम चला है, एक ऐसी स्थितियां बन गई थी कि गांव के लोग अब शिक्षा का जो खर्च था वो भी ख़त्म हो गया, पढ़ाई भी ख़त्म हो गई और दवाई के लिए भी अस्पताल बंद कर दिए इन्होंने। तो कोरोना काल में आवागमन बंद हो गया, तो यात्रा के खर्चे भी ख़त्म हो गए। तो जो प्राकृतिक अर्थव्यवस्था थी, जो गांव जितने अधिक प्राकृतिक अर्थव्यवस्था में रह रहा था, वह उतना ही अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था इस दौर में। और यही कारण था कि संकटग्रस्त गांव के जो मजदूर बाहर गए हुए थे, वो बाहर से पैदल भी चलकर गांव में आके अपने को सुरक्षित कर लेना चाहते थे। यानी गांव उन मजदूरों के लिए एक बंकर के रूप में काम कर रहा था कि अगर वहाँ से वो चले आएंगे उस बाजार अर्थव्यवस्था से, तो इस कृषि अर्थव्यवस्था में आकर के अपने को बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। और ऐसा हुआ भी, लोग चल कर आए और गांव में जब आए तो गांव के लोगों ने उनको बचाया। तो गांव में फिर सरकारों का क्या रोल रहा है? कोरोना में सरकारों ने उन गरीबों को, मजदूरों को क्या हेल्प दिए हैं? क्या गांव में उन्होंने उपलब्धता कराई है मजदूरों को, ग्रामीणों को? देखिए, गांव में जब मजदूर आने लगे तो शुरू में इन लोगों ने कहा कि उनको बाहर रहने के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और कुछ खाने रहने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा 10 दिनों तक इन लोगों ने करने का प्रयास किया। उसके बाद इन्होंने उनको उनकी हाल पर छोड़ दिया और जो आते थे वो अपने घर खाते थे, घर से खाना बनकर जाता था। सरकार कोई व्यवस्था नहीं दे रही थी। सरकार कहती रही कि हम व्यवस्था दे रहे हैं, हम सरकारी कर्मचारी वहाँ लगाए हुए हैं, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी वहाँ नहीं जाता था, कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही थी और बहुत असंतोष था। हमारे गांव में 60-70 लोग आए और वो लोग मुझसे जब मिले तो उन्होंने बताया कि भाई प्रधान ये नहीं कर रहे हैं और तमाम तरह के लोग ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और हमको खाने को नहीं मिल रहा है, हमको कोई देखने वाला नहीं आया है, एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं आया है और कहा जा रहा है कि आप घर नहीं जाएंगे, बाहर के किसी स्कूल में या वो जो अम्बेडकर हॉल बना था उसमें रहेंगे। तो वो तलाश रहे थे कि कोई सरकार ने वादा किया है, वो सुन रहे थे कि कुछ उनको दिया जा रहा है, तो उस उम्मीद में वो थे कि कुछ मिलेगा, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया गया। और उनको बाद में कहा गया कि आप जा करके और अपने जाकर सरकारी खुद जाके अपना सारी व्यवस्था अपना जांच कराइए, आत्मनिर्भर बनिए, आप अपनी जांच कराइए। अपनी जांच कराने के लिए फिर उनको अस्पताल तक जाना होता था, अस्पताल के लोग वहाँ जांच करने नहीं आते थे। मोदी जी ने जो कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, उसको सारा लागू किया गया और उसको जांच के नाम पर इन्होंने सिर्फ उनका टेम्परेचर जांच करते थे और कोई जांच ऊँच नहीं थी उसमें। बस यह था कि उनको बाहर रहना था, लेकिन कुछ दिया नहीं गया उनको। इसके लिए पंचायत से जुड़े लोगों को, विशेषकर प्रधान को आक्रोश झेलना पड़ा। उनको लगता था कि सारा कुछ प्रधान को दे दिया जा रहा है और प्रधान हमको नहीं दे रहा है। हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि प्रधान को तो कुछ दिया ही नहीं गया है और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों के हवाले था। सरकारी कर्मचारी इस पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो कहते थे प्रधान जी कुछ कर दीजिए। और उस दौरान इन लोगों ने अपने पास से जो कर सकते थे वो किया इन लोगों ने। जैसे गांव के लोगों का होता, जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भूखा प्यासा है गांव में है तो उसके खाने का इंतजाम करें, इस रूप में कुछ इंतजाम करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने कोई संरक्षण उनको नहीं दिया उस रूप में। शुरू में 5-10 दिन दिया था और बाद में इन्होंने जो रेलवे से आए उनको किट देने का इंतजाम। सरकार तो कह रही है कि आला अधिकारियों ने तो उनके सारे खर्चे उठाए हैं, उनको सारी व्यवस्थाएं दी हैं, प्रधानों को भी सारी व्यवस्थाएं दी थी। ऐसा तो सरकार तो लगातार जहां जहां बात करिए वहां ऐसी बातें आ रही हैं। आपके इलाके में, आपके गांव के पास ऐसा नहीं है? देखिए, सरकार ने तो व्यवस्था इनको नहीं दिया। कुछ लोगों को कोई किट दिया गया लेखपाल के माध्यम से, वो अपवाद है, वो सबको नहीं दिया गया। इसका असंतोष भी गांव में रहा है और जो सबसे जो 500-500 रुपये गांव में कुछ दिया गया महिलाओं को या जो जनधन खाते में डाला गया, वो 500 रुपये भी लोगों के उस रूप में काम नहीं आए कि वो उनके लिए आते। सरकारी अस्पताल बंद हो गए थे,
तो 500 रुपये लोग निकालते थे। मैंने कई लोगों को देखा है, महिलाओं को कि 500 रुपये निकालती थी। 500 रुपया मिला है उन लोगों 500 को? रुपये उनको 2-3 महीने तक मिला। 2-3 महीने का। तो वो 500 रुपये निकालती थी और फिर शहर के लिए उनको अपने इलाज कराना होता था तो प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाती थी, और प्राइवेट डॉक्टर की फीस 600 से कम नहीं थी। इमरजेंसी की फीस लेते थे वो, और पिछले दरवाजे से मरीजों को देखते थे जब तक सरकारी अस्पतालों को बंद करके प्राइवेट हाँ, को चलाया प्राइवेट जा रहा था। अस्पताल। तो सारे प्राइवेट डॉक्टर पिछले दरवाजे से वो देख रहे थे और दुगनी फीस ले रहे थे, इमरजेंसी वाली फीस लेते थे। और वो जितना 500 रुपये सरकार दे रही थी, वह गांव की एक महिला जब अस्पताल जाती थी, दिखाने अपने को जाती थी बीमारी से बचने के लिए, तो उसको उससे अधिक फीस दे देनी पड़ती थी, और 1000 रुपये वह किसी से कर्जा लेकर के जाती थी। तो एक बार वह डॉक्टर को दिखाने चली गई तो 3 महीने का जो 500 रुपया आया था, वो तीनों महीने का 500 रुपया शहर में डॉक्टर साहब के पास चला गया। पूरे गाँव का जो चिकित्सा व्यवस्था है, वो झोला छाप डॉक्टर जिनको कह के गरियाया जाता है, उनके भरोसे है। उन्होंने ही हमारी बीपी नापी है, उन्होंने ही शुगर चेक किया है, उन्होंने ही हमें छोटे मोटे इलाज किए हैं, और बड़े लोगों ने सारे अपने दरवाजे बंद कर दिए। इनके सीएससी पीएससी पे कोई सुविधाएं नहीं है? सीएससी पीएससी पे जाना भी प्रतिबंधित है कि कोई जा भी नहीं सकता है। ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। ये अभी भी ओपीडी इन्होंने खोल नहीं रखी है। और सरकारी जो अस्पताल हैं, वो जो नई शिक्षा नीति के रूप में चीज़ों को लाए हैं, और इसमें ये दिखा रहे हैं कि हम तो अब आंगनबाड़ी से ही उसको पढ़वा लिया करेंगे। तो अब लग रहा है कि सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो और भी खराब होगी, और सबका निजीकरण हो रहा है। कोचिंग संस्थान और प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं जिस तरह से खुली हैं, और उनकी जो लूट है, वो सबसे बड़ा संकट गाँव में है। गाँव के लोग अब उसमें सरकारी प्राइवेट स्कूल वाला जो है वो किताब के रूप में भारी कमीशन वाली बहुत घटिया किताबें पढ़वाते हैं। ड्रेस वो खुद देते हैं, उसके अलावा आने जाने की व्यवस्था मजबूरन आपको देने के लिए विवश करते हैं। तो एक महंगा सा एक सेटअप वो इस तरह का बनाते हैं जिसमें कोई क्वालिटी नहीं होती है, कोई उसमें गुणवत्ता नहीं होती है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, हम प्राकृतिक जीवन में ही जी रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि अगर सर्दी जुकाम से भी लोग डरने लगे हैं, बुखार से भी लोग डरने लगे हैं, और अपने घर के वो पुराने जो रीति रिवाज थे, जो पुरानी पद्धति थी इलाज करने की काढ़ा दादी वाली, वो पद्धति आज जो है चल रही है। सभी लोग पुराने जड़ी बूटियों से परिचित हो गए हैं इस दौर में। क्या उबाल के कैसे खाना है, आर्थिक अभाव में ही हुआ है। टोना टोटका वाला पक्ष भी जुड़ गया है। तमाम लोग देख रहे हैं कि जो सुकैती उकैती कराते रहे हैं, वो भी अपने क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं इधर। तो गांव की स्थिति जो है, वो हम बहुत पीछे वाली जो स्थितियां थी, उस स्थिति में पहुंच गए हैं। आज के समय में अभी तो कोरोना खत्म हो गया है, लॉकडाउन जैसे सरकार कह रही है कि कोरोना अभी कम हो गया है, लॉकडाउन भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अभी जो मजदूर आए थे, अभी के वर्तमान समय में कोरोना के अनलॉक होने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद ये अनलॉक 5-6 कह रहे हैं, अभी क्या स्थितियां हैं गांव की? अभी क्या माहौल है? उन प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति है जो आए थे, और गांव की समूचे गांव की क्या स्थितियां हैं? देखिए, गांव में सारे लोग आए तो गांव में खपने की कोशिश किए कि उनके पास एक झोपड़ी थी, घर था, तो कुछ दिन तक चलता रहा है। लेकिन काफ़ी डिप्रेशन है, और काफ़ी लोग आप देख रहे हैं कि हर जिले के अखबारों में आत्महत्याओं का दौर है कि महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और फांसी लगा रहे हैं लोग। वो आर्थिक अभाव और निराशा की स्थिति ही इस तरफ उनको ले जा रही है। अभी एक स्थिति तो ये आई है कि एक साहब गए हैं शहर, तो उनको जो वो चौकीदारी का काम करते थे फैक्ट्री में, उसने 24 घंटे का काम उनको कहा है कि आप 24 घंटे काम कीजिए, और तब आपको हम पहले से कम तनख्वाह देंगे। पहले 15,000 देते थे, अब हम 12,000 देंगे, लेकिन आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी 24 घंटे वहीं रहना पड़ेगा जो चौकीदारी वाले जगह पर। तो जो आप 10-12 घंटे की बात कर रहे हैं, वो पूरी कर रहे हैं, कहीं जाना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपका यहाँ घर भी नहीं, आपको यहीं रहना है, आप यहीं बने रहिए बस। उसका पैसा नहीं देंगे, वो ओवर टाइम नहीं देंगे, वो 12,000 में ही काम कराएंगे। ऐसे ही जो लोग गए हैं, उनको कम पैसे पे काम करना पड़ रहा है, और उनका शोषण और तनाव और अधिक बढ़ गया है, और इस क्षेत्र में सरकार उनको कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। तो पुनः वो फिर पलायन के लिए मजबूर हैं, और वहाँ जा करके फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग से। क्या करें? वो गांव में जिस तरह से, जैसे आप लोग जिस तरह का संगठन बनाए हुए हैं, पंचायती राज जो पूरी इसकी व्यवस्था है उसको लागू करो, और हम देखते हैं कि पंचायतों की जो स्थिति है कि अभी भी किस तरह से पंचायतों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो वो अगर जिस तरह की व्यवस्था संविधान में दिया गया है, पंचायती राज एक्ट को लागू किया जाए, जो एक पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में बताइए। और अगर वो व्यवस्था सही से चल रही होती जो संविधान सम्मत है, तो क्या होता? जो कोरोना में लोग आते तो उसको क्या उसका प्रभाव पड़ता,
गांव किस तरह से होते हैं और गांव के लोग जो बाहर से पलायन करने जाना पड़ता है, और पलायन करके अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, जो पंचायती राज व्यवस्था हमें मिलती है उसको अगर ठीक से लागू होता तो जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं है। पंचायतों के पास किसी विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसको कोई चैरिटी, कोई फंड नहीं दिया जाता है कि वह आपातकाल में अपने लोगों की सहायता कर सके। उसके लिए एसडीएम और नौकरशाहों की जिम्मे है कि वो सहायता करेंगे, नहीं करेंगे, कितना भ्रष्टाचार करेंगे, कोई अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए हम गांव की पंचायतें जो कुछ भी कर पाई हैं वो मानवीयता जो परंपरागत है गांव के संसाधनों से उससे कर पाई हैं। वो पंचायतों के माध्यम से नहीं बल्कि गांव के लोगों के माध्यम से कर पाई हैं। पंचायतों जहां अधिकार संपन्न रही हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में वहाँ का समाज ज़्यादा सक्षम रहा है, चाहे वो केरला का समाज हो और चाहे उड़ीसा का समाज हो। इन समाजों में पंचायतों को उन्होंने कलेक्टर के बराबर अधिकार दे दिए थे और सारा जो लोग आ रहे थे उनके देख रेख करने, उनके खिलाने पिलाने और उनको संरक्षण देने का सारा अधिकार इन्होंने दे दिया। तो वह शुरू में उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया, जिसको उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं। वह सारा उदाहरण पंचायतों के दम पर ही हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में उन पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। उन पंचायतों के कंधे पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां लाद दी गईं अघोषित तरीके से। उसके लिए बिना उनको संसाधन दिए हुए लाद दी गईं और जबरदस्ती लागू, और उसके लिए झूठे तरीके से कहा गया कि पंचायतों से जाके मिलिए, और कभी भी कुछ भी होता है तो डीएम कहता है कि प्रधान से कहिए, और न विधायक, न सांसद, न कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं जाता है। और पंचायतों को अगर वो अधिकार दे दिए गए होते जो अधिकार दूसरे प्रदेशों ने दिए अपने राज्यों को, तो यहाँ भी स्थिति काफ़ी सकारात्मक होती। अभी मोदी सरकार एक कृषि बिल लेके आई है, उस बिल पे क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? देखिए, अभी तो आए थे कल यहाँ संतोष गंगवार साहब, तो बोल के गए कि भाई आप अपना खाद्यान्न दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में भी ले जाके बेच सकते हैं, कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कितना मजाक है। गांव के लोग कह रहे हैं कि हम तो पास के जो खाद्यान्न जहाँ खरीदने का बोर्ड लगा होता था वहाँ भी ले जाते हैं तो नहीं बिकता है, कहते हैं कि बोरा नहीं है। और ले जाने के लिए खर्चे कितने आते हैं। हम ले जाना चाहेंगे यहाँ से तो किस प्रदेश में लेके जाएंगे, और वहाँ नहीं खरीद, कितना खर्चा आएगा? क्या वो खर्चा हमको कोई सरकार देने जा रही है क्या कि आप कहीं भी लेकर जाइए तो खर्चा मिल जाएगा आपको? ऐसा तो है नहीं। कृषि को इन्होंने बहुत महंगा कर दिया है। आप जानिए कि खाद बहुत महंगी हो गई है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, सिंचाई बहुत महंगी हो गई है, और इस तरह से बाज़ार में उसके रेट बहुत घट गए हैं। अब बाज़ार में हमारे फसलों के रेट नहीं मिल पा रहे हैं, और फसलों के रेट नहीं मिल पाने की वजह से जो कृषि मजदूर हैं, जो कृषि खेती में काम करने वाले लोग हैं, उनको मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है, और हमारा गांव कुपोषण का शिकार होता जा रहा है, बुरी तरह से बेबसी और मजबूरी में फंसता चला जा रहा है। तो ये इसमें जो बाज़ार की दखल इन्होंने बढ़ाई है वो बहुत ख़तरनाक है इस रूप में।